सो अब हम लोगों ने डिस्कस करना है एनर्जी और मोमेंटम को। और देन हम फोटोन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सो एज्यूम करते हैं कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम आपके पास p के बराबर है। अगर मैं उसी मोमेंटम का स्केलर प्रोडक्ट लूं इसके साथ, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। mu डॉट mu, so which means m square u डॉट u। और हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज -1 के बराबर है। सो p डॉट p आपके पास -m² के बराबर आ गया। अच्छा, लेकिन अगर आपको याद हो, हमने पिछली बार मोमेंटम को डिफाइन किया था, फोर मोमेंटम को, p म्यू को, कि इसका पहला कंपोनेंट एनर्जी का होता है, टाइम कंपोनेंट, और बाकी 3 मोमेंटम होते हैं। अगर मैं यहाँ पर p म्यू और p म्यू करूँ, तो बेसिकली जो कि एसेंशियली जिसका मतलब है p डॉट p, ये आपके पास आएगा -e² प्लस pi²। लेकिन आपको पता है कि p डॉट p -m² के बराबर है। -m² इज इक्वल टू -e² प्लस pi²। और आपके पास e² बराबर आ गया है m² प्लस pi² के। ये जो इक्वेशन है आपको ये बता रही है पार्टिकल की टोटल एनर्जी। अच्छा, अब फर्ज करते हैं कि आपके पास एक ऑब्जर्वर है, और इसकी वेलोसिटी, लेट्स सपोज के कोई ऑब्जर्वर है, वो किसी वेलोसिटी u obs के साथ मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कंडीशन ये लगा रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आपके पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर हो। ये लाजमी नहीं है कि इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आपके पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर हो। लेट्स सपोज कि आपका ऑब्जर्वर किसी फ्रेम में मूव कर रहा है, किसी फ्रेम ओ बार में मूव कर रहे हैं। लिहाजा अब आपके पास ये जो प्रोडक्ट है मोमेंटम का और इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का, ये बराबर हो जाएगा p डॉट, और उसके मोमेंट उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो होगी वो असल में उस फ्रेम के टाइम बेसिस वेक्टर के बराबर होगी। ये अपने रिलेशन इस तरह से लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अब हमें पता है, हमें ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं कि इन ऑब्जर्वर्स फ्रेम क्योंकि वो ओ बार में है, अब और पार्टिकल आपका फ्रेम ओ में है, ऑब्जर्वर आपका फ्रेम ओ बार में है, ये चीज बराबर होगी ई बार p1 बार p2 बार p3 बार के। और इसी तरीके से आपके पास ये जो बेसिस वेक्टर्स हैं ये बराबर होंगे। बेसिकली ये आपके पास टाइम का बेसिस वेक्टर है 1 0 0 0 के। अब अगर आपने इन दोनों का डॉट लेना है, इन दोनों वेक्टर्स का, फिर असल चीज तो इसका मतलब होगा कि आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी p डॉट u obs इज इक्वल टू p डॉट इज इक्वल टू -e बार के बराबर। जिसका मतलब ये होगा कि -p डॉट बराबर आ जाएगा e के। आपके पास इस सिस्टम की एनर्जी असल में इस रिलेशन के बराबर आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये एक्सप्रेशन आप, के साथ माइनस नहीं है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि ये हम जब डॉट ले रहे हैं अगेन,
जब हम डॉट लेते हैं दो वेक्टर्स का तो इसके बराबर होता है। ठीक है। सो अब ये एक्सप्रेशन आपको बता क्या रहा है? सो बेसिकली ये एक्सप्रेशन आपको पार्टिकल की एनर्जी या आपको पार्टिकल की एनर्जी बता रहा है किसी भी ऑब्जर्वर के लिहाज से। सो दिस एक्सप्रेशन गिव्स particles energy relative to any observer. सो इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है, सॉरी यहाँ पर मैंने ई बार लगाना था, क्या ये एक्सप्रेशन आपके पास फ्रेम डिपेंडेंट है? क्या ये एक्सप्रेशन हर फ्रेम में वैलिड होगा या किसी खास फ्रेम के अंदर वैलिड है? हर फ्रेम में होगा, बिल्कुल ठीक है। क्यों? रुखसाना हुसैन आपकी क्लास में है? ओके, सो देन व्हाई शी वांट्स टू जॉइन दिस कॉल? हाँ जी, तो हफ्सा क्यों ये हर फ्रेम में वैलिड होगा? क्या वजह यहाँ से नजर आ रही है? सर ये हर फ्रेम में ना वैलिड हो तो सेम ही होगी इसके वजह। क्यों होगी? वजह क्या है? सर वही डॉट प्रोडक्ट की बात आ रही है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट की, तो बेसिकली इस तरह। जी। मैं चूंकि मैंने यहाँ पर इस ई बार लिखा है, मैं ओ बार में काम कर रहा था, क्योंकि आपका जो पार्टिकल है वो फ्रेम ओ में मौजूद है और आपका ऑब्जर्वर फ्रेम ओ बार में। तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन है ये फ्रेम इनवेरिएंट एक्सप्रेशन है। सो इसका मतलब है कि फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, अब हम एक बड़ा ही एक अहम रिजल्ट को डिस्कस करते हैं कि फोटॉन्स की फोर वेलोसिटी नहीं होती। अच्छा, अब इस बात का ताल्लुक, अच्छा इस सवाल को इस तरीके से सोचें, मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ कि दो फोटोन, अब दो गाड़ियां मूव कर रही हैं। आप एक गाड़ी में आप मौजूद हैं और एक में आपका दोस्त मौजूद है, तो आप उन दोनों गाड़ियों को देख के ये बता सकते हैं कि आपका दोस्त आपके लिहाज से मूव कर रहा है, वो इस रफ्तार से मूव कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी बातें आप कर सकते हैं। लेकिन एज्यूम करें कि आप और आपका दोस्त किसी फोटोन के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, या जो आपकी गाड़ी वो असल में एक फोटोन है। तो एक फोटोन के लिहाज से दूसरा फोटोन कैसे ट्रेवल करता होगा? या उस फोटोन को ये यूनिवर्स, उसकी सराउंडिंग्स कैसे नजर आती होंगी? ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब हमें अपने लिए तो पता है कि जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमें हमारे लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हमें चीजें कैसे नजर आती हैं। सो लेट्स सपोज कि अगर आप खुद एक फोटोन के तौर पर मौजूद हो, आप खुद एक फोटोन हो, रोशनी का कोई जर्रा हो, आपको ये कायनात कैसी नजर आएगी? आपके लिए ये सारे के सारे जो फिनोमेना हो रहे हैं, जो मज़ाहिर फितरत हैं, ये किस तरीके से वकूफ़ पज़ीर होंगे? आपके लिए टाइम डायलेशन होगी या नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यही सवाल आइंस्टाइन ने सोचा था, जो इसने स्पेशल रिलेटिविटी की सूरत में एक बहुत ही खूबसूरत थ्योरी दुनिया को दी। अब हम सवाल तो फिर यही है कि फोटोन के लिए दुनिया कैसी है? क्या फोटोन के लिए भी वेलोसिटी होती है? क्या फोटोन के लिए भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का मतलब वही है जो हमारे लिए है? अब हम इन चीजों को मैथमेटिकल मीनिंग कैसे पहनाएं, हम इन बातों को रियाजी की जुबान में कैसे इनकी वजाहत करें? अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, पहले लेक्चर से लेकर अब तक लेक्चर नंबर 9 तक, अब हमने उन सारी चीजों को एक एक करके ना वक्तन फक्तन इस इन सवालों के जवाब देने में इस्तेमाल करना है। हमें पता है कि जो फोटॉन्स हैं उनकी लाइट कौन क्या होती है?
नल, फोटॉन जो होते हैं वो नल वर्ल्ड लाइन के ऊपर मूव करते हैं। जी सर, स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, तो यानी कि उनका जो ds स्क्वायर होता है वो 0 होता है। इसका 0 होने का मतलब है कि dx डॉट dx आपके पास 0 के बराबर है। अगर ऐसा है तो आपने डिफाइन किया था प्रॉपर टाइम को इस फॉर्म में। अगर ऐसा है तो फिर डी टॉप भी आपके पास 0 के बराबर है, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, और देन फिर आप ये भी कह सकते हैं कि dx जो होगा फिर वो भी 0 होगा। डेफिनेट बात है, अगर ये चीज 0 है तो इसका मतलब है कि dx भी 0 है। जी सर। और सब यहाँ, अच्छा ये रिलेशन भी आपको बड़ी मजा आता रहा है। वो जो मैंने अब आपको याद होगा, मैंने लेक्चर नंबर 9 में एक सेंटेंस लिखा था। अब दोबारा देखें उस चीज को जो मैंने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर कोई कॉल कि ये क्या कोई और आईडी, क्या कोई आपका क्लास फेलो तो नहीं है रुखसाना हुसैन की आईडी से? सर हो सकता है कोई और आईडी से ज्वाइन कर रहा हो ही क्लास फेलो। ओके, लेट्स सी। रुखसाना हुसैन, आप वो इसी क्लास में हैं? वो आइडिया पर उसको पता ही ना हो, नुकसान हो सर। हाँ चलें, कह रहे हैं जब तक कोई मसला नहीं हो रहा चलने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि अ वेक्टर टेंजेंट टू द लाइट रे इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास dx और dx का डॉट 0 के बराबर आ रहा है। ये एक ऐसा वेक्टर है जो लाइट कोन के टेंजेंट पे है, और अगर इसका डॉट 0 के बराबर आ रहा है तो क्या इसका बात का मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर अपने आप ही ऑर्थोगोनल है? सर इसका ये मतलब नहीं है कि dx 0 हो। हाँ, ये मतलब नहीं इस बात का। नहीं सॉरी, नहीं 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 नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, वो तो मतलब इसका है कि dx 0 होगा तो डी टॉ 0 आएगा ना आपके पास। यस सर। dx 0 होगा तो डी टॉ 0 आएगा। लेकिन हाँ, या एक मतलब ये भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल आप ठीक है, एक मतलब ये भी हो सकता है कि dx 0 ना हो लेकिन वो इस तरीके से अलाइंड है कि dx डॉट dx 0 के बराबर आ रहा है। फोटोन मूव कर रहा है लेकिन असल में वो अपने आप के ऑर्थोगोनल है, जिसकी वजह से उसका जो उसकी जो वर्ड लाइन बन रही है वो इस तरीके से आ रही है। कोई भी वेक्टर जो लाइट कोन के टेंजेंट पे होता है वो असल में, या लाइट रे के टेंजेंट पे होता है, वो अपने आप के ऑर्थोगोनल होता है। मतलब फोटोन ट्रेवल कर रहा है, फोटोन ट्रेवल कर रहा है। अब देखें, dx होने का मतलब है कि फोटोन ने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ऐसे ही है। लेकिन उसका जो डॉट है वो लाइट कोन की कंडीशन के मुताबिक ds स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होने की वजह से हम कह सकते हैं कि dx डॉट dx भी 0 आ रहा है। इस और ये तभी 0 हो सकता है क्योंकि अगर अगर हम ये कहेंगे फोटोन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो डेफिनेटली dx जो है वो नॉन जीरो है, dx नॉन जीरो है। अगर आपके पास dx नॉन जीरो है तो फिर इस ये इक्वेशन एक ही सूरत में 0 हो सकती है जब dx और dx एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। क्लियर? वरना तो इक्वेशन 0 नहीं हो सकती। अच्छा, अब लेकिन अब मसला, अब यहाँ पर ना असल में एक बड़ी एक कंफ्यूजन सी पैदा होने वाली है। वो ये कि आपने डिफाइन किया है वेलोसिटी को डी एक्स ओवर डी टॉ की सूरत में, और आप कह रहे हैं कि डी टॉ जो है वो 0 है। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं डी एक्स ही लिख देता हूँ और यहाँ पर कोई नंबर आ जाता है 0। सो ये तो बेसिकली इनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड होगी वेलोसिटी। यस सर। तो ये तो फिर एक मसला नहीं पड़ गया? जी सर, ये अनडिफाइंड। अब ये तो फिर मसला नहीं बन गया अब फिर आप फोटोन के लिए वेलोसिटी कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फोटोन के लिए वेलोसिटी का क्या मतलब है? फोटोन सर सी के बराबर लेंगे सर उसकी वैल्यू। जो मर्जी लें आप, लेकिन मसला ये कि आप जो मर्जी लें, लेकिन लेकिन फोटॉन्स की वेलोसिटी आपके पास अनडिफाइंड आ रही है, आप कैसे सी के बराबर ले सकते हैं? आपने जो फोर वेलोसिटी डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग तो
वो तो हमें पता है ना उसकी स्पीड ये होती है, वो तो हमें पता है उसकी स्पीड ये होती है, लेकिन आपने जो अभी तक फॉर्मुलिज्म सारी डिराइव की है उसके मुताबिक तो आप फोटोन की फॉर वेलोसिटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते। इस बात का मतलब ये हुआ कि हम फिर यहाँ पर यहाँ, जी कोई कुछ कह रहा है? देर इज नो, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई फ्रेम ऐसा नहीं है जिसमें फोटॉन्स रेस्ट की हालत में हो। देर इज नो फ्रेम इन विच लाइट इज एट रेस्ट, या एक मतलब ये भी कि देर इज नो MCRF फॉर अ फोटोन। मतलब कि इस बात का मतलब कि आप फोटोन के लिए वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, और आप ये भी शो करें कि फोटोन के लिए वेलोसिटी जीरो नहीं है, यानी कि फोटॉन्स के लिए आप फोर वेलोसिटी एक अनडिफाइंड पैरामीटर है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें फोटॉन्स रेस्ट की हालत में पाए जाते हो, या फोटॉन्स के लिए कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट की हालत में नहीं होता। अब इसका इस बात का एक और मतलब देखें, इस बात का एक और मतलब ये है कि ये कंडीशन होने के लिए जरूरी है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, ये कंडीशन होने के लिए जरूरी है ना कि अगर आप इसको साबित करना चाहते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 को, तो फिर जरूरी है कि इक्वेशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई हो रही हो। जी सर। और इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई होने का मतलब है कि उस कोई भी जो पार्टिकल है उसका जो उसका जो टाइम बेसिस वेक्टर है, सो बेसिकली आपने dx को ऐसे डिफाइन किया था MCRF में। इसका मतलब ये है कि उस फोटोन का, उस पार्टिकल का जो उसका स्पेशल उस पार्टिकल का जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है वो फोटोन की वर्ल्ड लाइन के टेंजेंट पे है। इस बात का एक मतलब ये हुआ कि आप कोई ई नॉट ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी फ्रेम में जो के फोटोन की वर्ल्ड लाइन के टेंजेंट पे हो। और ये जो चीज है ये असल में स्पेशल रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट है कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये आपने सेकंड पोस्टुलेट को दोबारा से रीडिफाइन किया है। अब इन सारी बातों को अब फिलहाल भूल जाएं कि अभी हमने क्या कर रहे हैं। आप इन सारी बातों को दोबारा देखें और फिलहाल इस बात को समझें कि कोई सेंस बना रही है आपके जहन में, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो रही है? अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो अभी पूछ लें। सर जो फोटोन है उसको हम फ्लक्स ऑफ लाइट भी कहते हैं ना, अभी हम इसी फ्लक्स बेस की पे बात तो। नहीं कर रहे, नहीं फ्लक्स ऑफ लाइट, फ्लक्स बेसिकली किसी सरफेस में से होता है, अभी हमने यहाँ पर सरफेसेस को डिस्कस ही नहीं किया। फोटोन बेसिकली सिर्फ मीडिएटर है, मीडिएटर है। लाइट और फोटोन का मतलब एक ही है। जी सर वही बात कर रहा हूँ। तो उसकी स्पीड होती है रेस्ट फ्लक्स में। एक और क्वांटिटी है, फ्लक्स का इस फिलहाल यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है। फ्लक्स के लिए आपको फिर पहले कुछ स्लाइस जनरेट करनी पड़ेगी स्पेस टाइम के, और स्लाइस के लिहाज से आप देखेंगे कि क्या फ्लक्स आ रहा है फोटॉन्स का, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है। तो फिलहाल वो नंबर की फ्लक्स बेसिकली नंबर होता है। सर फ्लक्स बेसिकली कह रहे हैं फ्लो को सर। देन फ्लो से क्या मुराद आप दे रहे हैं यहाँ पर? लाइट का फ्लो सर। हाँ तो देन इसलिए मैं कह रहा हूँ रेस्ट में नहीं है। मैं समझा नहीं आपकी बात, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात, दोबारा सर बताएं। फोटोन को कहते हैं ना फ्लक्स ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट है उसका फ्लो होता है सर। नहीं, इसका फोटोन मतलब को उसकी फ्लक्स ऑफ स्पीड है, लाइट तो रेस्ट नहीं में नहीं कहते, है। आपको किसने कहा कि फोटोन को फ्लक्स ऑफ लाइट कहा जाता है? सर ये आइंस्टाइन ने कहा। नहीं, उसने फ्लक्स ऑफ लाइट, मेरा नहीं ख्याल है कि उसने इस सेंस में कहा होगा जिसमें आप कह रहे हैं। अब पता नहीं आइंस्टाइन ने किस कॉन्टेक्स्ट में उसको फ्लक्स ऑफ लाइट का है। सर फोटोन खुद लाइट है, फ्लक्स ऑफ लाइट का क्या मतलब है यहाँ पर? फोटोन तो खुद लाइट है। फोटोन को हम लाइट कह रहे हैं ना सर।
हाँ लाइट कह तो रहे हैं, लेकिन फ्लक्स ऑफ लाइट का क्या मतलब है? फ्लक्स बेसिकली होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, ये फ्लक्स होता है। ये सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स में है वैसे। नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, इसकी जनरल डेफिनेशन ये है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं मैं कर रहा ना, इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। इसकी जनरल डेफिनेशन ये है, नंबर ऑफ एनीथिंग विच इज पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, चाहे वो हाँ पार्टिकल्स हो, सही। चाहे वो फील्ड्स हो, चाहे वो वेव्स हो, कुछ भी हो, चाहे वो आप, चाहे वो इंसान नहीं क्यों ना हो, if they are passing through a unit area in a unit time and that unit area which is held perpendicular to them, then that will be the flux of that particular thing. सर उसी आप पासिंग कह रहे हैं ना, मैं फ्लो कह रहा हूँ सर, बात एक ही है। फ्लो ऑफ लाइट कोई चीज नहीं ना, मसला ये है। अब आप कह रहे हैं कि फोटोन जो है वो फ्लो ऑफ लाइट है, फोटोन फ्लो ऑफ लाइट नहीं है, फोटोन फ्लो ऑफ लाइट नहीं है। नहीं अब नहीं, अब बात को ऐसे नहीं ना, ठीक है नहीं ना कहना। आप आपको कहीं ना कहीं मसला आ रहा है किसी किसी चीज में। आप फोटोन को कैसे कैसे फोटोन को फ्लो ऑफ लाइट क्यों कह रहे हैं? फ्लो ऑफ लाइट एक और चीज है, फोटोन एक और चीज है। सर मैंने ये कहीं पे पढ़ा था, लेकिन मैं आपको सेंड कर दूंगा सर। अब मुझे सेंड करने से ऐसा कोई फायदा नहीं जब तक मुझे ये नहीं समझाएंगे कि आप उस बात से मतलब क्या दे रहे हैं। आई डोंट नो कि ऑथ अब बेसिकली फ्लो ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट फ्लो कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट किसी सरफेस में से पास भी कर रही होगी। फोटोन तो सिर्फ उस लाइट का नाम है। फोटोन को हम ये तो ऐसे ही है कि मैं अगर लेट्स सपोज के आपका, सो लेट्स सपोज किसी शख्स का नाम अकबर है, मैं उसको कहूँ कि सो फ्लो ऑफ ह्यूमंस, नहीं डेफिनेटली नहीं कह सकता। अकबर एक ह्यूमन है तो अकबर का मतलब ये थोड़ी है कि फ्लो ऑफ ह्यूमंस। So Akbar is just a synonymous, or is it just a way to denote a person? So same case ये for photons. Photons is a way to represent light. अगर आप ये कहना कि flux of photons is the flow of light, so then ये बात को सेंस बनाती है। ठीक है सर। अच्छा कोई और क्वेश्चन, कोई और चीज को इसमें कंफ्यूज सर कर रही हो? सर इसको एक्सप्लेन कर दें। देयर इज नो फ्रेम इन विच लाइट इज एट दैट, मतलब लाइट रेस्ट में रहती ही नहीं, ऐसा कोई फ्रेम है ही नहीं। नहीं, कोई फ्रेम ऐसा नहीं है कि जिसमें लाइट रेस्ट की हालत में हो। मतलब आप सर ऐसा इसी नहीं वजह कोई, से डीटा जीरो आ रहा है। क्या? इसी वजह से डीटा जीरो आ रहा है, हाँ क्योंकि इसी वजह लाइट से आपके पास डी टाउ जीरो है ना। मैं डी टाउ जीरो होने से हम ये रिजल्ट इन्फर कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज कि अगर दो फोटोन एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे हैं, तो आप उनमें से ये नहीं कह सकते कि पहले वाले फोटोन को ये नहीं लगेगा कि दूसरा फोटोन जो है वो रेस्ट की हालत में है। पर दो गाड़ियां अगर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ जा रही हो तो देन आप कह सकते हैं कि जो दूसरी गाड़ी वो रेस्ट की हालत में है। सर। लेकिन लेकिन फोटॉन्स के लिए आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें गाड़ियों के केस में आपको डी टाउ जीरो नहीं मिलेगा। गाड़ियों के केस में डी टाउ जीरो नहीं मिलेगा आपको, वहां पर इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी। जी सर। क्योंकि वो जो होते हैं वो बिल्कुल नट नल लाइट कौन पे ट्रेवल नहीं कर रहे होते, उनमें जो डी एस स्क्वेयर होता है ये नेगेटिव होता है। अगर वो नेगेटिव है तो यहाँ पर कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी, ये ट्रिवियल बात है। जी सर, वो फिर टाइमलाइन में भी वो लाई करेगा कुछ ना कुछ। हाँ डेफिनेटली, अगर वो टाइम लाइक है या स्पेस लाइक भी है। स्पेस लाइक होने का बस ये होगा कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे, तो तो लिहाजा स्पेस आप, लाइट तो फिर वो हाँ आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव करेगा तो नजर ही नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो लाइट पहुंच ही नहीं सकेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर एक लाइन चीज फॉलो, एक चीज ट्रेवल ही नल लाइट कौन पे कर रही है, या जिस तरह अली बात कर रहा है उसका फ्लो ही नल लाइट कौन पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिहाज से तो वो जितने भी फोटॉन्स है वो आपस में एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है। लेकिन जब भी आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, जब आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको वो हमेशा एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से ही नजर आएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रेम। उसकी वजह यही है कि ये जो क्वांटिटी है ये आपके पास इनवेरिएंट है। अब वो जल्दी बताओ, मेरी क्लास हो रही है, नेट बंद हो जाना है। अपना जरा टेलीफोन एक छोटा सा दे दे बस। क्या दे दूं मैं सर, मेरी क्लास हो रही है। सनी की भी क्लास है? सनी का मुझे नहीं पता, मेरी क्लास हो रही है, सनी को फोन कर लो, उसके फोन पे मेरा नेट बंद हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है ठीक है।
ओके। मैं ये वाली बात क्लियर है जो मैं कर रहा था? जी सर। तो आपके पास कोई फ्रेम ऐसा नहीं है जिसमें फोटॉन्स रेस्ट की हालत में हो या इवन कि मोमेंटरीली भी रेस्ट की हालत में हो। तो आपके पास कोई एमसीआर भी फोटॉन के लिए नहीं होता। जी सर। So that's an embodiment of the second law of second postulate of special relativity के speed of light remains constant for all observers in all inertial frame of references। उसकी टेक्निकल रीजन ये है कि आप कोई भी ऐसा टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, किसी भी फ्रेम में कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब सॉरी, कोई भी टाइम लाइक वेक्टर ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते जो फोटोन की वर्ड लाइन के टेंजेंट पे हो। जी सर। लेकिन लेकिन अब दोबारा से मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि आप, ठीक है हम ये तो कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा फ्रेम नहीं है जिसमें आप कोई ऐसा, जिसमें कोई ऐसा ई नॉट मौजूद हो जो फोटोन की वर्ड लाइन के टेंजेंट पे हो, लेकिन लेकिन क्या ये नामुमकिन बात है कि आपको कोई ऐसा वेक्टर ना मिले जो फोटोन की वर्ड लाइन के टेंजेंट पे हो? हम नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है। हाँ मतलब हमने इस बात से नतीजा ये निकाला है कि कोई फ्रेम ऐसा नहीं है जिसमें कोई ऐसा ई नॉट हो जो फोटोन की वर्ड लाइन के टेंजेंट पर हो किसी भी फ्रेम में। लेकिन क्या ऐसा ढूंढना नामुमकिन बात है, या ये ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कोई ई नॉट देखा जा सकता है, कोई ऐसा सॉरी, कोई ऐसा वेक्टर वेक्टर हमारे पास है जो फोटोन की वर्ड लाइन के टेंजेंट पे हो? सर अगर ये postulate है तो आई थिंक कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं होगा जो फोटॉन्स की वर्ड लाइन पर टेंजेंट होगा। ठीक है, कोई और? सर नहीं होगा क्योंकि वो मूवी स्पीड ऑफ लाइट। और कोई? ठीक है, और कोई? अभी आपने खुद इस वेक्टर को डिफाइन किया है यहाँ पर। जी सर। तो सर dx अगर तो मैं टेंजेंट कंडीशन वेक्टर है। ड्रा कर। क्या dx टेंजेंट वेक्टर नहीं है? टेंजेंट वेक्टर है सर। तो इसका मतलब है हम टेंजेंट वेक्टर तो फाइंड कर सकते हैं जो फोटोन की वर्ड लाइन के टेंजेंट पे हो। और सर ये ऑर्थोनॉर्मल भी तो है ना। हाँ है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये फोटोन की वर्ड लाइन के टेंजेंट पे है, तभी तो आपने ये रिजल्ट इन्फर किया ये वाला। अगर ये इसकी वर्ड लाइन के टेंजेंट पे ना होता फिर आप ये पॉस्टुलेट नहीं बता दे सकते थे यहाँ पर, फिर आप ये चीज नहीं स्टेट कर सकते यहाँ पर। कुछ समझ आई है बात, कुछ आ रही है समझ में बात? ये कंफ्यूजिंग बात है, इसको दोबारा से देख लें। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है। आ, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए आपको। ओके, इसका मतलब है कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। ठीक है। अच्छा तो फिर अब अगर ऐसा है कि ये एक टेंजेंट वेक्टर है dx, if is a tangent vector to itself, then why is why it is not possible to find e naught in any frame which is
टेंजेंट टू फोटॉन्स वर्ल्ड लाइन। हाँ जी, अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन। आपने ये रिजल्ट इन्फर किया है कि आपके पास कोई फ्रेम ऐसा नहीं है जिसमें आप ऐसा टाइम बेसिस वेक्टर डिफाइन कर सकें जो फोटोन की वर्ल्ड लाइन के टेंजेंट पर हो। लेकिन आपने ये कहा कि आपके पास ऐसे वेक्टर्स लाजमी मौजूद हैं जो जो फोटोन की वर्ल्ड लाइन के टेंजेंट पर हो सकते हैं, जो वो फोटोन की वर्ल्ड लाइन के टेंजेंट पे हो सकते हैं। और इसकी मिसाल खुद ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dx। अब क्वेश्चन ये है कि अगर dx टेंजेंट वेक्टर है तो आखिर ये क्यों मुमकिन नहीं है कि आप ई नॉट भी ऐसा डिफाइन कर सकें? क्योंकि सर डी स्क्वायर इसमें जीरो इंटरवल। सो देन उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन इससे क्या फर्क क्या पड़ेगा? सर उससे फर्क ये जब पड़ेगा आप कि मेरी वो बात सुने, एक मिनट में आपको बताता हूँ, आप दोबारा देखें इसको। जब आपने ये कह दिया है कि आपने dx को डिफाइन कर लिया, तो फिर आप क्या ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं? और ये तो टेंजेंट है। सर आपका माइक प्रॉब्लम कर रहा है, आवाज नहीं। हम्म, नहीं, मेरी तरफ तो वैसे कोई शोर भी नहीं हो रहा। ये किसी का माइक ओपन तो नहीं है? शायद इसी वजह से वो जैसे फोन रखा होता है कि स्पीकर के पास उसका वैसी आवाज आ रही हाँ, क्योंकि मेरा तो माइक बिल्कुल मैं तो काफी खामोश जगह पर बैठा हुआ हूँ इस वक्त। अब ठीक आ रही है बस। आई डोंट नो है। जी क्या सर है। अब ठीक अच्छा, तो बहरहाल, जब आपने कह दिया कि आपको dx डिफाइन कर सकते हैं को टेंजेंट वेक्टर, तो फिर है। हम ऐसा ऐसी बेसिस क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? सर कहीं एस नहीं डीएक्स जो है वो टेंजेंट वेक्टर है, फिर दो टेंजेंट आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं। नहीं, फिलहाल हम उस पे वो तो सिर्फ लाइट की वर्ल्ड को वन लाइन दे दीजिए ना, हम वो तो बात ही नहीं करते। वो तो हमने दोनों रिजल्ट डिफाइन कर लिए हैं, वो तो करके हमने कह दिया कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये ऐसा भी हो रहा है। क्योंकि डी और जीरो होने का मतलब ये है कि आपके पास जो ये जो रिलेशन है ये होल्ड कर रहा है। ये वाली चीज होल्ड कर रही है। अच्छा, आप देखें, अ, इसका ना इसका मसला ये है कि आपने आपने एक ऐसा एक टेंजेंट फाइंड करना है। आपने असल में एक टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट हो। आपको बेसिस डिफाइन करने के लिए एक ऐसा टेंजेंट वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट हो। इसका जी अगर आप सर। इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो बेसिकली आपके पास वन आएगी। ठीक है। जी सर। अच्छा, लेकिन लेकिन इस किसी भी फोटोन की वर्ल्ड लाइन पे, अब यहां से इस रिलेशन को दोबारा देखें। किसी भी फोटोन की वर्ल्ड लाइन पर आप जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उनकी ये बेसिकली ये dx डॉट dx क्या है? ये उसकी मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड है ना? सर ये वेक्टर वेक्टर का जब सेल्फ डॉट वेक्टर को आपने डॉट लिया है, उसका डॉट मल्टीप्लाई किया है, तो ये उसकी मैग्नीट्यूड ही दे रहा है आपको। ये रिजल्ट मैग्नीट्यूड। रिजल्ट मैग्नीट्यूड है यस ना? सर। ये जो जी सर। मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? ये जीरो आ रही है या नॉन जीरो है? तो जीरो आ ये जीरो आ रही है। अगर ये जीरो आ रही है तो इसका मतलब है कि आप कोई भी ऐसा यूनिट वेक्टर नहीं डिफाइन कर सकते जिसकी मैग्नीट्यूड वन आ रही हो। फोटोन की वर्ल्ड लाइन के ऊपर जितने भी आप बेसिस वेक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं, जितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो सारे के सारे वैनिशिंग है, उनकी मैग्नीट्यूड वैनिशिंग मैग्नीट्यूड्स हैं।
सर आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आई थी, दोबारा बताइए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई थी ना कि ये जो चीज है, ये dx का जो डॉट dx है, ये 0 है। यस सर। ये टेंजेंट है बेसिक, ये मैग्नीट्यूड है उसकी, ये उसकी मैग्नीट्यूड यस है। सर मैं। मैग्नीट्यूड यहाँ पर यस क्या है, वैनिशिंग है। अगर आपने यस कोई सर। टेंजेंट ड्रॉ करना है तो आपको मैग्नीट्यूड 1 चाहिए। यस सर। लेकिन आप फोटोन की वर्ड लाइन के ऊपर जितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उन सबकी मैग्नीट्यूड क्या आती है, वैनिशिंग आ रही है। उन सबकी मैग्नीट्यूड है ही नहीं, वो तो 0 है। यस सर। तो लिहाजा आप कोई भी टाइम बेसिस वेक्टर ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते जो कि फोटोन की वर्ड लाइन के टेंजेंट पे हो, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड ही वैनिशिंग है, उसकी मैग्नीट्यूड ही 0 है। सर अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो हम कोई भी यूनिट वेक्टर को किस किस तरह डिफाइन कर सकेंगे, मतलब फोटोन की वर्ड मैग्नीट्यूड लाइन के लिहाज से ही। नहीं ना कर सकते, किसी और पार्टिकल के लिहाज से तो कर सकते हैं जो टाइम लाइक हो। यस सर। फोटोन उसके के लिहाज लिए से नहीं नहीं कर कर सकते। सकते बट। ओके सर क्लियर। सो अगर मैं इसको इसको सम अप करूं तो मैं कह सकता हूं कि प्रॉब्लम हमारे पास ये है, टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड as they are needed to define a basis। ये हमारे पास मसला है फिलहाल। हमें ऐसे टेंजेंट वेक्टर चाहिए जिनकी मैग्नीट्यूड यूनिट हो, क्योंकि जब तक उनकी मैग्नीट्यूड यूनिट नहीं होगी आप बेसिस को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप बेसिस को डिफाइन नहीं कर सकते इसका मतलब है कि आप वेक्टर को भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। सो ऐसा क्यों है, क्योंकि all tangents to photons फोटो। path are of vanishing magnitudes। तो लिहाजा आपका कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें आप जिसके लिहाज से आप फोटोन को मेजर कर सकें। सो आप जिस भी फ्रेम में फोटोन को मेजर कर रहे होंगे आपको उसकी स्पीड हमेशा जीरो सेम ही नजर आएगी, आपको उसकी स्पीड में कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी। सो लिहाजा जितने भी फोटोन्स हैं वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से हमेशा या मतलब कि जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं उनमें कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें लाइट रेस्ट की हालत में हो, क्योंकि लाइट को रेस्ट की हालत में लाने के लिए आपके ऑब्जर्वर को खुद उसकी स्पीड से मूव करना पड़ेगा, तभी आपको लगेगा कि वहां पर लाइट रेस्ट की हालत में, अदरवाइज तो आपके लिए फोटोन ट्रेवलिंग कर रहे हैं। लेकिन मसला ये कि जैसे ही आप उनको मेजर करने लगेंगे, आपको मेजर करने के लिए आपको सारी बातें कोई ना कोई डीएस का कैलकुलेट करना होगा, कोई इनवेरिएंट क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी। जब वो कैलकुलेट करने लगेंगे तो फिर मसला वापस यही आ जाएगा, आपके पास कोई वेक्टर ही ऐसा डिफाइन नहीं होगा जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट आ रही हो। अगर मैग्नीट्यूड यूनिट नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि या उसका फिर मतलब ये है कि आपके पास कोई बेसिस वेक्टर ही मौजूद नहीं है। टेंजेंट डिफाइन करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई बेसिस वेक्टर्स मौजूद हो, और बेसिस वेक्टर्स के लिए जरूरी है कि उनकी मैग्नीट्यूड यूनिट आ रही हो। लेकिन आपके पास यहाँ पर कोई बेसिस वेक्टर्स ही नहीं है। अगर आपके पास कोई बेसिस वेक्टर्स ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आप किसी वेक्टर को भी डिफाइन नहीं कर सकते। अगर वेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कोई टेंजेंट भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर कोई टेंजेंट भी ड्रॉ नहीं कर सकते तो इसका मतलब है यहाँ पर आप कोई मेजरमेंट ही नहीं कर रहे, मतलब जी आप नहीं सर। चेक कर सकते कि फोटोन रेस्ट की हालत में है या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कोई 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 कंफ्यूजन इसमें, कोई मुश्किल? थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बातें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम चेक ही नहीं कर सकते कि फोटोन रेस्ट की हालत में है हाँ तो फिर उसे मूविंग कैसे कहेंगे? हाँ, मूविंग कैसे कहेंगे? जी सर। जाहिर बात है अगर एक चीज रेस्ट की हालत में नहीं तो फिर दूसरा आप अब एक देखें, एक तो ट्रिवियल आंसर ये है कि अगर कोई चीज रेस्ट की हालत में नहीं है। सर आ, आपने कहा है कि फोटोन रेस्ट की हालत में है या नहीं। नहीं, मैंने ये कहा कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं जिसमें फोटोन रेस्ट की हालत में हो, मतलब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं जिसमें आप फोटोन को रेस्ट की हालत में मेजर कर सकें।
मतलब आप ये देख सकेंगे कि फोटोन ट्रेवल नहीं कर रहे। ना वैसे किसी पे। हाँ ना एमसीआरएफ में ना, क्योंकि एमसीआरएफ का मतलब यही है ना कि ऐसा फ्रेम जो मोमेंटेरली को मूविंग हो, यानी कि आप किसी जी ऐसे फ्रेम में मौजूद हैं जो फोटॉन्स के लिहाज से को मूव कर रहा है, फोटॉन्स के लिहाज से उसी रफ्तार से मूव कर रहा है। तो अब इसीलिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फोटोन की वर्ड लाइन के ऊपर ये, डोंट नो कि क्या मसला आ रहा है आवाज में। अमाद आप अपना ये अल्लाह दिता, आप एक दफा अपना माइक ऑफ करें। अमाद आपके माइक में कोई इशू आ रहा है मेरा ख्याल है, आप माइक दोबारा ऑन करें अमाद। जी सर। अब आवाज नहीं आ रही, इशू आई डोंट नो कि क्या मसला आ रहा है। बहरहाल सो मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था। सो मोमेंटरीली मूविंग फ्रेम में ये है कि आपने एक ऐसा फ्रेम लिया है जो फोटॉन्स के साथ साथ मूव कर रहा है। कोई एक ऐसा फ्रेम है जो उसी रफ्तार से मूव कर रहा है जिस रफ्तार से फोटॉन मूव कर रहे हैं। अब मसला ये है कि अब आप अब मसला तो असल में ये है कि आप कोई ऐसा फ्रेम ड्रॉ ही नहीं कर सकते जो फोटॉन्स के साथ मूव कर रहा हो। अब इसकी एक और रीजन भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है किसी भी ऐसे पार्टिकल के लिए जो मैस रखता हो। अब हम देखेंगे कि किसी भी ऐसे पार्टिकल के लिए जो मैस रखता हो उसके लिए भी कोई एमसीआरएफ नहीं हो सकता। सॉरी सॉरी, ऐसा पार्टिकल जो मैस रखता हो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, वो फोटोन के तौर पर फोटोन की स्पीड से मूव करेगा, तो फिर उसके लिए कोई एमसीआरएफ नहीं होगा। सो अब आपके पास एक पार्टिकल ऐसा है जो सो 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 आपके पास कोई ऐसा एमसीआरएफ नहीं है जिसमें फोटॉन्स रेस्ट की हालत में हो, क्योंकि अगर फोटॉन्स रेस्ट की हालत में है तो फिर वो फोटॉन्स नहीं है, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहे, क्योंकि देन उस सूरत में उसकी लाइट कौन जो होगी वो नल नहीं होगी। अगर वो लाइट को नल नहीं है तो फिर आपके पास यहाँ पर डी टॉ जीरो नहीं आएगा। अगर डी टॉ जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल नहीं है। अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप कोई ई नॉट, आप कोई ई नॉट ऐसा डिफाइन कर सकते हैं जिसमें जो फोटोन के वर्ड लाइन के टेंजेंट पे हो। कंडीशन ये होगी कि उसका मैच जीरो होगा। अगर उसने स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना है जी सर। तो फिर तो वही बात होगी कि एक फोटोन दूसरे फोटोन को कैसे देख रहा है। वो दोनों फोटोन एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिवली रेस्ट की हालत में होंगे, जी सर। लेकिन आपके लिए नहीं होंगे। क्लियर? जी सर। अच्छा चले हम इस आइडिया को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं मोमेंटम्स के लिए। आपको पता है कि फोटॉन्स के लिए फोटॉन्स का जो मास होता है वो क्या होता है, जीरो। सो फोटॉन्स का जो मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा, अगर ऐसा है, अच्छा यहाँ पर एक बात का मतलब ये भी बन रहा है कि मोमेंटम फोर वेक्टर इज itself a null वेक्टर। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में साबित करते हैं कि ये उसी सूरत में हो सकता है, ये चीज उसी वक्त पॉसिबल है अगर आपके पास फोटोन के मोमेंटम का टेम्पोरल कंपोनेंट उसके स्पेशल कंपोनेंट के बराबर है। अब इस बात का मतलब क्या है, अब हम देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या बन रहा है। पहले आपको हमें पता है कि जो ये कंपोनेंट होता है ये एनर्जी के बराबर होते हैं, और हम एज्यूम करते हैं कि फोटोन इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ओनली। सो इसमें ये y और z डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि P2 और P3 तो आपने वैसे ही जीरो कर दिए। अच्छा, लेकिन हम कंडीशन ये लगा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई नल वर्ड लाइन है, क्योंकि ये नल वेक्टर है तो इसकी वर्ड लाइन भी नल होनी चाहिए। फॉर अ नल वर्ड लाइन
आपके पास इस कंडीशन के मुताबिक पी आई को, सो बेसिकली अब ये सिर्फ पी वन बच गया है, इसको पी नॉट के बराबर होना चाहिए। सो इसका मतलब ये कि पी वन को ई के बराबर होना चाहिए। अब ये चीज किस बात को इंश्योर करवाती है, ये चीज इस चीज को इंश्योर करवाती है कि पी डॉट पी इज इक्वल टू माइनस पी नॉट स्क्वेयर प्लस पी वन स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर। सो पी डॉट पी इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये होगा कि फोटॉन्स का स्पेशल मोमेंटम उनकी एनर्जी के बराबर होता है। सो इट मींस के फोटॉन्स, फिर टोटल एनर्जी के बाद। हाँ जो भी फोटॉन्स की एनर्जी आ रही है वो उनकी टोटल एनर्जी ही होगी। सो ये असल में टोटल एनर्जी ही होगी फोटोन के लिए, क्योंकि फोटोन का मैस तो होता नहीं है, तो लिहाजा मैस की तरफ से कोई एनर्जी का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा इसमें। जी सर। अब क्लियर है यहां तक बात? के सो अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग से रिजल्ट्स फाइंड करके देखते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का भी और इस लेक्चर का भी, कि मैस या स्पीड ऑफ लाइट के दरमियान अब क्या ताल्लुक है। हम कुछ अब इस तरह की चीजें डिस्कस करने लगे हैं। जीरो रेस्ट मास, पार्टिकल्स। अच्छा, अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी पार्टिकल ने स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना है, अल्लाह दीदा माइक ऑफ करेंगे जरा, ठीक है। सो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अब मैं यहाँ पर पहले एक प्रोपोजिशन सेट करता हूँ, देन फिर हम उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोपोजिशन इस वक्त मेरी ये है कि अगर किसी पार्टिकल ने स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना है तो उसका उसका रेस्ट मास 0 होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमारे पास, सो यानी कि मतलब मेरे कहने का ये है कि इफ ट्रेवल एट v इज इक्वल टू सी, m शुड बी इज इक्वल टू 0। और फिलहाल हमें पता है कि इस तरह के दो ही पार्टिकल्स मौजूद हैं, या तो वो फोटॉन्स हैं या फिर वो ग्रेविटॉन्स हैं। ऑल्दो इसमें एक तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ग्रेविटेशनल वेव्स भी हैं। सो ग्रेविटेशनल वेव्स की स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है। अच्छा, लेकिन चूंकि मैं इस वक्त पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने फोटॉन्स और ग्रेविटॉन्स लिखा है। अब मसला ये है कि जो ग्रेविटॉन्स हैं वो आपके पास अभी भी हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं। हाँ, ग्रेविटॉन्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, सो लिहाजा फिलहाल हमारे पास सिर्फ फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जो सी से मूव करते हैं। सो सी एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है फोटोन के लिए, सी सिर्फ एक स्पीड की एक लिमिट है जो यूनिवर्स में अचीव की जा सकती है। सो फिलहाल हमने सिर्फ एक ही पार्टिकल ऐसा ऑब्जर्व किया जो इतनी रफ्तार से ट्रेवल करता है और वो उसको हमने फोटोन का नाम दिया है। सो सिर्फ फोटॉन्स एक ऐसे पार्टिकल हैं जो इससे ट्रेवल करते हैं। सो लेकिन लोगों का ख्याल है कि ग्रेविटॉन भी इससे मूव कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटॉन चूंकि अब तक डिस्कवर नहीं हुए, लिहाजा फिलहाल हमें पता है कि सिर्फ फोटोन एक ऐसे पार्टिकल है जिनका रेस्ट मास 0 होता है। अब अगर कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना चाहता है या वो चाहता है कि उसकी स्पीड सी के बराबर हो, तो उसका रेस्ट मास 0 होना पड़ेगा, ये कंडीशन है। अभी हम इस बात को चेक करते हैं, अभी हम इस बात को साबित करते हैं कि ऐसा होना क्यों जरूरी है। हम इसके लिए वही मोमेंटम को यूज करेंगे। आपने थोड़ी देर पहले साबित किया था कि ये चीज बराबर होती है m² u डॉट u के, और इसको आप लिख सकते हैं m e डॉट e के, और इसको फिर आप ये भी लिख सकते हैं ईटा 0 0। और आपने ये भी, सॉरी, और ये जो चीज है ये -1 के बराबर होती है। सो p डॉट p इज इक्वल टू -m²। बट अभी आपने फोटॉन्स के लिए, ये आपने एक जनरल रिलेशन चेक किया था किसी भी पार्टिकल के लिए जिसका मैस होता है।
लेकिन फोटोन के लिए भी आपने साबित किया है कि पी डॉट पी जो है वो 0 के बराबर है। ये यहाँ पर अभी हमें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि फोटोन जो होते हैं वो नल लाइट कौन पे मूव करते हैं। सो अगर वो नल लाइट कौन पे मूव कर रहे हैं तो फिर जरूरी है कि उनका स्पेशल कंपोनेंट टेम्पोरल कंपोनेंट के बराबर है। अगर ऐसा है तो फिर उनके उनकी जो टोटल एनर्जी होगी वो उनके टोटल स्पेशल मोमेंटम के बराबर होगी। अगर ऐसा है तो पी डॉट पी 0 है। और अगर ऐसा है तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि एम जो है वो 0 के बराबर है। सो इक्वेशन 1 आपको ये कह रही है कि हर वो पार्टिकल जिसका फोर मोमेंटम 0 होगा उसका रेस्ट मास भी 0 होगा, क्योंकि सारी बात यहां से चली है। अगर किसी चीज का फोर मोमेंटम 0 के बराबर है किसी पार्टिकल का, तो फिर उसका रेस्ट मास भी 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 हो नहीं सकती। अच्छा, अब हम एक और रीजन चाहिए। हाँ, कोई क्वेश्चन है? सिर्फ ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जिसमें हमारे पास फोटोन जीरो नहीं होगा, तो फोटोन 0 होने का क्या मतलब? फोटोन फोटोन जीरो मतलब मोमेंटम मोमेंटम जीरो हो और मास भी जीरो ना हो। मोमेंटम 0 हो और मास 0 ना हो? नहीं, ऐसी कोई वेलोसिटी सर जीरो तो शेयर हो सकता है। हाँ, अगर वेलोसिटी 0 हो आपके पास, वो तो फिर अगर कोई पार्टिकल रेस्ट की हालत में है तो। लेकिन अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है फिर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है अनलेस कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल ना कर रहा हूँ। जी सर। अच्छा, मैं दोबारा से ना इन चीजों को स्टेट करता हूँ कि हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे हैं। आपको पता है कि जब वी सी के बराबर है देन पी नॉट जो है वो पी आई के बराबर हो गया है। और इससे हमने नतीजा ये निकाला था कि पी म्यू जो है वो 0 के बराबर है। सो फॉर अ पार्टिकल ऑफ 0 रेस्ट मास, माइनस ई स्क्वेयर प्लस पी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, और पी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर। या फिर इस बात का एक मतलब ये भी है कि पी वन इज इक्वल टू ई, और पी वन ओवर ई इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास एक कंडीशन है यहाँ पर इस वक्त कि ये जो रेशो है ये 1 के बराबर आनी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि बट फॉर अ पार्टिकल विथ फाइनाइट रेस्ट मास, आपने अभी पिछले लेक्चर में एक रिलेशन डिराइव किया था कि ये चीज के बराबर होती है। ये याद है ना ये रिलेशन? यस सर। ये हमने हाँ, ये हमने अभी यहाँ पर ड्राइव किया था। अम, इधर गया, ये हमने किसी लेक्चर में भी तो ड्राइव किया है। सर लेक्चर में पिछले लेक्चर में किया था। हाँ, ये रहा। ये हमने इसी लेक्चर में भी ड्राइव किया था शुरू में, जिसमें हमने कहा था कि टोटल एनर्जी जो है वो पार्टिकल की उसके इस सो बेसिकली एक्सप्रेशन आपको टोटल एनर्जी दे रहा है। वो कंट्रीब्यूशन जो मास की तरफ से आ रहा है और वो कंट्रीब्यूशन जो उसकी मोशन की तरफ से आ रहा है। और डेफिनेटली इसमें आप सी के फैक्टर्स इंक्लूड कर लें तो ये यहाँ पर इसको सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये वही वाली फेमस इक्वेशन है जिसको आप इस तरीके से करते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। जी सर ये पड़ी हुई सो है। बेसिकली ये वही इक्वेशन है जो हमने इंडेक्स नोटेशन में कैलकुलेट की है 4 वेक्टर्स की टर्म्स में।
वैसे इंटरेस्टिंग आप देख सकते हैं कि वहां पर इस इक्वेशन को ड्राइव करना बहुत लंबा चौड़ा काम है, और यहाँ पर हमने सिर्फ 6 स्टेप्स में ड्राइव इसको शो कर दिया इस इक्वेशन को। सो ये हमारे लिए वही इक्वेशन है। अच्छा, मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि अगर कोई पार्टिकल का मास फाइनाइट हो तो देन क्या होगा। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको आप सिंपलीफाई कर रहे हैं तो आपके पास जब आप P1/E के लिए रिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज इसके बराबर आएगी। अब मसला ये कि आपने बनाना है P1/E को 1 के बराबर। ये 1 के बराबर कब होगा? जब आपके पास E इनफाइनाइट हो। ऐसे ही है, क्योंकि अगर E इनफाइनाइट होगा तो ये वाली जो टर्म होगी पूरी की पूरी ये जीरो हो जाएगी, और 1 - 0 1 आ जाएगा, तो P1/E 0 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही है, कोई मसला यहाँ पर? सो आप कह सकते हैं कि किसी फाइनाइट, अब देखें, एक पार्टिकल ऐसा है जिसका मास फाइनाइट है। किसी फाइनाइट मास वाले पार्टिकल को इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना चाहता है तो। सर। क्लियर? सो सो वो जो आप, हाँ जी 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 जी। सर ये लेफ्ट साइड पर जो P/E है सर, E, और जो राइट साइड पर E है 1 - m²/E² है। हाँ ये दोनों E अगर सेम है तो अगर हम E इज इक्वल टू इनफाइनाइट लेंगे तो लेफ्ट साइड पर जो E है हाँ डेफिनेटली। ऊपर, फिर P/इनफाइनाइट करेंगे तो फिर ये 1 कैसे आंसर आता है सर? क्या नहीं, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि अगर आपने इस एक्सप्रेशन को 1 लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये मैं ई की बात नहीं कर रहा है, मैं इस यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। सर राइट साइड वाली जो एक्सप्रेशन है ना उसमें तो E इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो फिर तो 1 आंसर आता है ना सर। लेकिन हाँ, राइट साइड पर अगर E इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करें तो फिर राइट साइड की क्वेश्चन भी चेंज हो तो जाएगी। फिर आपको यहाँ, अच्छा अगर आप राइट साइड पे इंसर्ट करना चाहते हैं फिर यहाँ से आपको एम कैलकुलेट कर लें क्या आता है। नहीं 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 नहीं, वो इक्वेशन इस तरीके से नहीं ना चेंज हो रही, यही तो मसला है। वो आप अगर आप राइट साइड पे आप दोनों जगह पर एक ही वक्त में इन्फिनिटी तो नहीं इंसर्ट करेंगे आप। वो तो इक्वेशन आपको पता नहीं कोई एक इनडिटर्मिनेट किस्म की इक्वेशन दे देगी। अगर आप सर यहाँ, अगर लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन, अब मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि ये नंबर 1 के बराबर कब होगा। P1/E 1 के बराबर तब होगा जब आपके पास राइट हैंड साइड पर, मतलब आपको P1 आप देखें, अब यहाँ पर इसको इस तरीके से देखें। अगर आप P1/E को 1 के बराबर लाना चाहते हैं तो असल में आपको m² को 0 करना पड़ेगा। यस सर। ये करने के लिए जरूरी है कि या तो आपके पास m0 हो या आपके पास यस E सर। इनफाइनाइट हो। E इनफाइनाइट अब आपने खुद शुरू में कहा है कि आपका पार्टिकल जो वो, अगर तो आपका पार्टिकल का रेस्ट मास 0 है फिर तो वो फोटोन है, यस सर। तो फिर तो ऑटोमेटिकली वो 1 के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई फाइनाइट मास का पार्टिकल है तो उसको आपको इनफाइनाइट एनर्जी, ये जो P1/E है ना, ये सिर्फ एक कंडीशन है ये चेक करने के लिए कि हम स्पीड ऑफ लाइट पे कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, ये सिर्फ एक कंडीशन है। ओके क्योंकि अगर मैं जी यहाँ सर। पर लगा दूं ना, लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर लगा दूं, आप ये कहते हैं कि मैं अगर P1/E में इसको इनफाइनाइट कर दूं, सर अगर E को इनफाइनाइट करते हैं ना तो फिर इसके बाद वाले टर्म पे 0 बन जाएगा, फिर भी 1 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर, हाँ अगर मैं इसको, लेट्स सी कि अगर हम इसको इनफाइनाइट कर देते हैं, हाँ ये मेरे ख्याल में अली बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बन जाएगा P/infinity, 1 - m²/E²। अभी मैं यहाँ पर नहीं पुट कर रहा ना, ये चीज 0 के बराबर आ गई, 0 इज इक्वल टू 1 - m²/E²। सो एक मिनट, सर E यहाँ पे नहीं पुट करना सर, नेक्स्ट वाली टर्म से जो अंडर रूट में। हाँ वहां तो वो इंसर्ट करके यही चीज बन जाएगी ना जो मैंने यहाँ पर लिखी है। अब ये करें ना, अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी इंसर्ट कर दूं वो तो फिर ये चीज इसके बराबर आ जाएगी, P1/E इज इक्वल टू 1। ये वही सर आप कह रहे थे 1 किस तरह बनाना है। हाँ वो तो 1 इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं राइट हैंड साइड पर इंसर्ट करूँ तो फिर मेरे पास क्या सिचुएशन बन रही है।
फिर सिचुएशन ये बन रही है कि ये चीज 0 के बराबर हो गई है और एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर के बराबर है। ठीक है। सर मेरे जहन में एक ही सर डाउट आ एक, रहा है कि मतलब एक राइट साइड पर ई अगर हम इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर नहीं वो नहीं 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 होता है। नहीं, असल में आप उसको एक मिनट, वो जो पॉइंट आपका मसला आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है, हम पुट नहीं कर रहे, हम पुट कुछ भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि वो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें ये नंबर आपके पास 1 आएगा। यस सर, मतलब ये जस्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं ये कि कंडीशन है। वन किस प्रूफ कर रहा हाँ, और ये डेफिनेटली ये कंडीशन किसी ना किसी राइट हैंड साइड के ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर कोई राइट हैंड साइड मौजूद है। है। ओके सर। तो हम देखना चाह रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड आपके पास है ये वाली, ये जी चीज सर, 1 के बराबर कब आएगी। ठीक हो गया सर। दोनों जगह पर हम इंसर्ट नहीं करेंगे, दोनों जगहों पर अगर हम इंसर्ट करें तो फिर तो आपके पास एक पैराडॉक्सिकल चीज बन जाएगी, क्योंकि अगर आप दोनों जगहों पर इकट्ठे इंसर्ट करते हैं ना, फिर मसला ये है कि ये बन गया P1 ओवर इन्फिनिटी और ये बन गया एम स्क्वेयर ओवर इन्फिनिटी। अब ये जो नंबर है ये आपके पास 0 आ जाएगा, लेकिन ये नंबर आपके पास 1 माइनस 0, ये 1 आ गया। तो आप तो कह रहे हैं 0 इज इक्वल टू 1। यही मतलब हुआ ना फिर तो। यस सर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इन्फिनिटीज को ऐसे डील नहीं करते। यहाँ पर हम ऐसे दोनों तरफ इन्फिनिटीज इंसर्ट नहीं कर सकते। जी सर बिल्कुल। इस इन्फिनिटी को डील करने के लिए हो सकता है कि हम कोई और तरीका यूज करें, इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करें, या इसमें कुछ और कोई कोई किसी तरीके से डाइवर्जेंसेस को रिमूव करें, जैसे आपके पास कॉची इंटीग्रल फार्मूला मौजूद है, या कंटूर इंटीग्रल्स के लिए आपने कुछ टेक्निक्स पढ़ी हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में एमएमपी में। तो वो तो फिर पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, इसलिए हम इन्फिनिटीज को सर इस तरीके से डील नहीं करते। हम सिर्फ यहाँ पर ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि एनर्जी की लाजमी नहीं कि ये कंडीशन एनर्जी पे ही लगे, ये मैथ्स पे लगा दें। आप कह दें कि अगर एम 0 होगा तो भी ये चीज 1 के बराबर है, तो भी बराबर बात तो वही है। लेकिन मैं एम पे कंडीशन इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि अगर मैंने एम को 0 कर दिया फिर मतलब ये हुआ कि पार्टिकल खुद फोटोन है, जो मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन हमने कहा है कि मतलब फोटोन के अलावा कोई भी पार्टिकल है जिसका मास रखता हो, मतलब हाँ, ये अब हमने हम अब असल में कंडीशन। कंडीशन तो ये है ना कि कोई पार्टिकल उस वक्त स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा जब ये रेशियो 1 के बराबर होगी। सो मैसिव पार्टिकल के लिए रेशियो 1 के बराबर कब होगी, जब उस पार्टिकल की एनर्जी इनफाइनाइट होगी। सर बिल्कुल सर। ठीक है। ठीक है सर, मतलब एक ही कंडीशन है, हमारे mass हम जीरो रख नहीं सकते, हाँ तो हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी को जब हम इनफाइनाइट करेंगे तो उस वक्त ही हमारे पास ये टर्म वन आएगी। हाँ बिल्कुल। ओके और सर। चूंकि हमें पता है कि आप किसी फाइनाइट पार्टिकल को इनफाइनाइट एनर्जी नहीं दी जा सकती, तो लिहाजा वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकता। यस सर। अब इस बात का अच्छा, अब इस बात के क्या मतलब होंगे, इस बात को हम और इस बात के से हम क्या क्या रिजल्ट इन्फर कर सकते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका फोर मोमेंटम नल वेक्टर होगा उसका रेस्ट मास क्या होना चाहिए। कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका फोर मोमेंटम नल है उसका रेस्ट मास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। 0 होना चाहिए। तो हर वो पार्टिकल जिसका फोर मोमेंटम 0 नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसका मास भी 0 नहीं है, और वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर रहा, और वो पार्टिकल लाइट कोन के अंदर आ रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, अगर उस पार्टिकल का फोर मोमेंटम 0 नहीं है, और इसका मतलब है कि अगर उसका फोर मोमेंटम 0 नहीं है तो फिर इस बात का मतलब ये है कि आ, उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 नहीं है, बिल्कुल सर। उसके लिए ds स्क्वेयर भी 0 नहीं है। उसके लिए आप कोई ऐसा ई नॉट डिफाइन कर सकते हैं जो फोटोन की वर्ल्ड लाइन के टेंजेंट पर होगा। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि फिर उस पार्टिकल के लिए एमसीआरएफ एग्जिस्ट करेगा। करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस आप दोनों कंडीशन को अगर मिलाएं तो ये कंडीशन उस वक्त सेटिस्फाई होती जब उस पार्टिकल का मास 0 होगा।
अगर उस पार्टिकल का मैस 0 है फिर ही वो नल लाइट कोन को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो नल लाइट कोन को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई फ्रेम ऐसा नहीं है जिसमें आप उसको उस पार्टिकल को रेस्ट की हालत में मेजर कर सकें, तो वो नल लाइट कोन पे मूव कर रहा है। सो वो पार्टिकल जिसका मैस नॉन जीरो होता है उसके लिए लाजमी बात है कोई ना कोई एमसीआरएफ होगा, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। किसी मैसिव पार्टिकल के लिए एक एमसीआरएफ होना लाजमी है, कम से जी कम एक सर। एमसीआरएफ। अब और एमसीआरएफ का मतलब क्या है कि कोई लॉरेंट्ज फ्रेम ऐसा है जिसमें वो पार्टिकल रेस्ट की हालत में है। ठीक है। जी सर। एमसीआरएफ का मतलब ये होता है कि कोई लॉरेंट्ज फ्रेम ऐसा है जिसमें वो पार्टिकल रेस्ट की हालत में है। तो फोटोन के लिए कोई लॉरेंट्ज फ्रेम ऐसा नहीं जिसमें फोटोन रेस्ट की हालत में हो, लेकिन किसी मैसिव पार्टिकल के लिए कोई ना कोई एमसीआरएफ ऐसा होगा जिसमें वो रेस्ट की हालत में है। जी सर। सो ये हमारा बस लेक्चर था आज का। इसमें अभी देख लें कोई कंफ्यूजन, कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो पूछ लें। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बातें हैं, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का। शायद सर इसके ये रीजन है कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता क्योंकि इनफिनाइट उसको लगे। हाँ हाँ, ये तो हमने, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हमने इस चीज को शो भी इस चीज किया है। को आंसर कर सकते हैं सर यहाँ से। क्या? इस चीज को आंसर कर सकते हैं ना, इनफिनाइट एनर्जी कहकर। हाँ कर सकते हैं आंसर, क्योंकि आपने 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 इनफाइनाइट एनर्जी भी आंखें बंद करके नहीं किया, आपने पीछे पूरी एक स्कीम को जस्टिफाई किया है। हमने पहले एक अलजबरा डेवलप किया और देन उस अलजबरा की बेसिस पर हमने फोर वेलोसिटी और फोर मोमेंटम को डिफाइन किया। सो देन हम उसके बाद एनर्जी वाली कंडीशन पर आए हैं। राइट सर। लेकिन जब भी आप किसी को ये आंसर कर रहे हो ना, ये बहुत जरूरी होता है कि आपको पूरा उसका बैकग्राउंड क्लियर हो। कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो पीछे लॉजिक क्या है इसकी। वो जो एफएससी वाले रिलेशन है ना, वो है थोड़े से कंफ्यूजिंग रिलेशन। आई डोंट नो कि उन्होंने उनको इस तरह से क्यों लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप HRW या कुछ और किताबें देखें तो वहां पर उनको डिफरेंट तरीके से बताया जाता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमने एक बड़ी एक प्लॉजिबल रीजन दी है, एक बड़ी जस्टिफाइबल रीजन दी है, बड़ी एक 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 क्लासिक रीजन दी है इस ये चीज को अथेंटिक सर। जस्टिफाई करने की। कि फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है, और कोई भी पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि उनका रेस्ट मास भी 0 हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना है तो दो ही कंडीशन है, या तो अपना मैथ 0 कर लें या अपनी एनर्जी को इनफाइनाइट कर लें। जी सर। सो मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ, देन कोई क्वेश्चन है तो हम उनको डील कर लेते हैं।